हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप लर्निंग पर। देखो फ्रेंड्स, हमारे कक्षा 6 के 3 चैप्टर हो चुके हैं, 1, 2 एंड 3। और आज हम कक्षा 6 का 3rd चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पूरा चैप्टर है वो रिवाइज करेंगे एंड साथ ही हम जो एनसीईआरटी बुक प्लस में जो आरबीएससी जो बुक है आपकी राजस्थान बोर्ड की, उनको भी डिस्कस करेंगे। मतलब आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में ये जो प्रश्नोत्तरी की जो वीडियो है, इसी वीडियो में हम एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों बुक से सम्मिलित रूप पढ़ेंगे, दोनों बुक का सम्मिलित रूप पढ़ेंगे। तो कई बच्चे होते हैं वो उनके मन में एक को डाउट रहता है कि हम एनसीईआरटी पढ़े या आरबीएससी पढ़े। तो ये जो सीरीज़ है ये एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी है। तो आपको डबल बेनिफिट है। समय ना होने की वजह से यदि आप आरबीएससी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये प्रश्नोत्तरी वाले जो वीडियोज़ हैं इन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने दोनों एनसीईआरटी और आरबीएससी को शामिल किया है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इसमें हम पूरा चैप्टर है वो रिवाइज़ करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एक किताब के ही क्वेश्चन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो सभी इम्पॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिए सब पे। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वस्त्र सामग्री, ये रिवीजन के लिए है। फिर से वस्त्र सामग्री और वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। ये हम जान ही चुके हैं कि सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर ये वस्त्रों में विविधता होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो वस्त्र है तागों से बनते हैं और तागे तंतुओं से बनते हैं, और तंतु हमें पादप या जंतु या फिर कृत्रिम रूप से प्राप्त होते हैं। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। मैं पहले बताया था आपको कि तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन है और जूट है, ये कुछ प्राकृतिक है। इसमें मूंज भी आ जाएगा। मूंज कभी सुना है? मूंज की जेवड़ी, रस्सी, मूंज की खाट, तो वो मूंज है, वो भी एक प्राकृतिक तंतु है। और नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। रुई और जूट ये पादप से रिलेटेड है, और रुई और जूट पादप से है। और जो आपके ऊन है और जो रेशम है वो आपके जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि तंतुओं से जो तंतु एक सेकेंड तंतु से जो तागा बनता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि तंतु से तागा कताई और तागे से वस्त्र बनाने को बुनाई कहते हैं। तागे से वस्त्र बनाने को बुनाई। एक बार आप देखिए, जैसे कि हमने देखा कि वस्त्र है, वस्त्र से वस्त्र किससे बनता है? तागा से। और तागा किससे बनता है? तंतु से। समझ में आया? उसी प्रकार तंतु से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलोगे? कताई। क्या बोलोगे? कताई। और तागा से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलोगे? बुनाई। क्या बोलोगे? बुनाई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे इसी में क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि वस्त्र तागे से बनता है, तागा तंतु से बनता है। तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, और तागा से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। अब बुनाई 2 प्रकार की होती है। क्या होती है? 2 प्रकार की। देखिए, बुनाई हमारी कितने प्रकार की होती है? 2। यदि आप 2 धागों से बना रहे हैं और यदि एक धागे से बना रहे, एक धागे से बनाने को निटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? निटिंग। और 2 धागों से बनाए को बुनाई बोल सकते हैं या फिर वीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीविंग। तो थोड़ा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को। आगे देखिए, तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिन्हें हम वस्त्र बनता है। हम जान ही चुके हैं कि 2 प्रकार, एक तो 2 धागों से और एक तागे से। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, एक सेकेंड। हाँ, ये आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसी के क्वेश्चंस है, तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। कौन से प्राकृतिक है, कौन से संश्लिष्ट है? ठीक है, जैसे नायलॉन है ये संश्लिष्ट है, ऊन है प्राकृतिक है, रुई आपका प्राकृतिक है, रेशम प्राकृतिक है, पॉलिस्टर संश्लिष्ट है, और पटसन ये प्राकृतिक है। समझ में आया? एक बार फिर से देखेंगे
कि हमारे जो तंतु है वो दो प्रकार के होते हैं। तंतु कितने प्रकार के? दो। एक तो होता है कृत्रिम, क्या होता है? कृत्रिम। और एक होता है प्राकृतिक। देखो फ्रेंड्स, मैं बार बार इसलिए आपको समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आए। कोई कसर यदि चैप्टर पढ़ने में रह गई है तो आप इस जो ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, तो इसमें आप पूरी कसर निकाल लें। आप जब चैप्टर पढ़ के निकले तो आपको एक अच्छे से समझ में आए और आप मुँह जवानी रट जाए ये सब चीज़ें। तो तंतुओं के कितने प्रकार हो गए? दो, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम में तो आपका जैसे नायलॉन हो गया, नायलॉन है, रेयॉन है, इस तरह के, ठीक है। और जो प्राकृतिक है ये दो प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? दो। एक तो होता है जो जंतु से प्राप्त होते हैं और दूसरा हो गया है जो पादप से प्राप्त होते हैं। अब जंतु से कौन कौन से प्राप्त होते हैं ये हम फिर से देखेंगे। एक तो जो जंतु से प्राप्त होने वाले और एक होता है पादप से। तो जंतु से प्राप्त होने वाले में आ जाएगा आपका एक तो ऊन जो हमें भेड़ बकरी वगैरह से प्राप्त होता है, और एक होता है रेशम जो हमें, जो रेशम जो कीट है वो कीट के, जब हम कीट को पालते हैं तो सहतूत के पेड़ पर हमें रेशम प्राप्त होता है। और पादप से हमें एक तो जूट जिसे हम पटसन बोलते हैं, एक मूंज जो एक घास है उससे प्राप्त होता है, और एक हमारा हो गया रुई जो हमें कपास के पौधे से प्राप्त होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये दिमाग में रखिए, कई बार क्वेश्चन इन्हीं में से उठ के आ जाता है, कौन सा जंतु उत्पाद है कौन सा पादप उत्पाद है। तो कंफ्यूज मत होइए, आगे देखिए। हाँ, अब नेक्स्ट में आप है कि सत्य और असत्य का उल्लेख कीजिए। कौन से सत्य है? ये जो क्वेश्चन है ये सत्य और असत्य से रिलेटेड है। तो एक बार फिर से देखेंगे। तंतुओं, थोड़ा जूम कर लीजिए। तंतुओं से तागा बनता है, एक बार रुकेंगे। हाँ, अब पूछ रहा है कि तंतुओं से तागा बनता है, यस या नो? यस, तंतुओं से ही तागा बनता है। तंतुओं से तागा, तागे से वस्त्र। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। यस, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया नहीं, कताई तागा निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। ओके। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। क्या जूट नारियल के पेड़ से या नारियल के पौधे से प्राप्त होता है? नहीं, जूट का एक अलग से पौधा होता है जिसे हम पुष्पन अवस्था में काट लेते हैं, पानी में भिगो के रखते हैं कई दिनों तक, और जब वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है तने का वो गल जाता है और हमें तंतु प्राप्त हो जाते हैं। फिर है रुई से बिलौने को हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। यस, कपास ओटना, रुई को कपास बोलेंगे तो कपास ओटना कहलाता है। रुई को जो बिलौने होते हैं ना नींबू नुबा, तो उनसे जो हटाने की जो प्रक्रिया उसको कपास ओटना या ओटना कहते हैं। यस, तागों से बुनाई से, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। क्या तागे से वस्त्र बनता है? यस जी, ये तागे हैं, दो तागों को मिलाकर वस्त्र बनता है, ये भी राइट है आपका। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। अब आप बताइए, क्या रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है या रेशम तंतु किसी कीट से प्राप्त होता है? तो आपका आंसर होगा कीट। ध्यान रखिए, जो रेशम है वो एक पादप उत्पाद नहीं है, एक जंतु उत्पाद है, क्योंकि ये हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है। कीट को सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, ठीक है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है? नहीं, पॉलिएस्टर एक कृत्रिम तंतु है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान और रिक्त स्थान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि पादप तंतु हमने कौन कौन से मतलब पादप तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं? अब आप बताइए, या पादप तंतु से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो हमने एक तो जाना था हमारा क्या, एक तो रुई, रुई, और दूसरा जूट, क्या आएगा? जूट, और जूट को क्या बोलते हैं? पटसन। और एक मूंज भी ले सकते हैं जो हमें घास से, क्योंकि वो घास के से प्राप्त होता है। तो तीनों आ जाएंगे क्योंकि आरबीएससी में मूंज भी दिया हुआ है, तो कई बार एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लेता है, ज़रूरी नहीं आपके एनसीईआरटी से आए, आरबीएससी से भी आ सकता है। तो मूंज भी ध्यान रखिए, पादप तंतु ही है। एंड सेकंड देखिए, रिक्त स्थान और जातव तंतु है। जातव मीन्स होता है जंतु, जातव मीन्स जंतु। तो जातव तंतु कौन कौन से हो गया? तो इसमें एक तो ऊन आ गया, ऊन, और दूसरे में आ गया आपके रेशम, क्या आ गया? रेशम। तो ध्यान रखिए, रेशम आपका जातव तंतु है, ठीक है फ्रेंड्स। अब रुई और जूट पादप के किन भागों से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है इनके माध्यम से हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। ध्यान रखिए, एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रुई और जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं?
तो मैंने बताया था कि रुई हमें जो कपास का जो पेड़ होता है उसके फल होता है ना, फल, उस फल से हमें रुई प्राप्त होती है। समझ में आया? फल से हमें रुई प्राप्त होती है। और जो जूट है वो पादप के तने से प्राप्त होता है। ये जो पादप का तना है इससे हमें जूट प्राप्त होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये अक्सर कि हमारा जो जूट है वो पादप के तने से प्राप्त होता है, और रुई है वो पादप के फल से, और उसी से बीज बनता है, या बीज फल एक ही होता है लगभग, तो फल से प्राप्त होता है। अब नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। जो नारियल के जो तंतु होते हैं उनसे दो वस्तुओं के नाम, ये आपका काम है, ये क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अब देखो फ्रेंड, जो आगे जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे तो मुझे इतने इम्पोर्टेंट लगे नहीं। वो आपके दिमाग को चेक करने के लिए, आपके मेंटल लेवल को बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आरबीएससी बुक या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक तंतु नहीं है। अब आप ऑप्शन में देखिए कि प्राकृतिक तंतु कौन सा नहीं है। रेयॉन है, या रेशम है, या ऊन है, रुई। अब आप बताइए रेयॉन कौन सा है? नहीं है। रेयॉन क्या है? रेयॉन संश्लिष्ट है। संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम। बाकी आपका जो रेशम है, ऊन है, रुई है, वो क्या है? प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक। जिसमें आपका रेशम है वो जंतु है, जंतु से प्राप्त होता है। ऊन है वो भी जंतु से प्राप्त होता है, और जो रुई है वो कपास के पौधे से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, कपास के बीजों से तंतुओं को अलग करना कहलाता है। अब कई बार आपको ये लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बीजों से कपास को हटा दिए, चुन लिया भाई बीज अलग कपास अलग। नहीं, कपास के बीजों से तंतुओं को अलग करना ओटना कहलाता है। क्या कहलाता है? ओटना। अब एक ही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन है तो हमें ऑप्शंस पे भी जाना है, क्योंकि हमें ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना है। कताई करना किसे कहते हैं? कताई कहते हैं तंतु से तागा। क्या? तंतु से तागा बनाने को क्या कहते हैं? तागा। बुनना तो नॉर्मल है, जब एक एक धागे की हम बुनाई करते हैं ना, तागा से जब हम वस्त्र बनाते तो वो बुनना होता है। और चुनना मतलब कुछ जैसे दाल में से कुछ कंकर को चुनना, अलग करना, वो चुनना कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, एक बीज पत्री पादप है। एक बीज पत्री, ये आपका आरबीएससी से रिलेटेड है। ठीक है, एक बीज पत्री का मतलब है जो ऐसा पादप जो जिसमें एक बीज से वो प्राप्त होता है, वो है मूंज। ये पूंज नहीं है, ये मूंज है। मूंज आपने देखा है क्या कभी? जैसे कि कई बार मूंज की खाट होती है या फिर रस्सियाँ होती है जिसमें से कुछ बारीक बारीक तंतु से निकले होते हैं, और आप नॉर्मल हाथों से पकड़ते तो वो चुभने भी लग जाते हैं। मूंज बोलते हैं उसको। ठीक है, जिसे कई बार गाँवों में रस्सियाँ बनाने के काम में लेते हैं, या फिर आपकी खाटें बनी होती है मूंज की खाट। ठीक है, तो वो एक बीज पत्री पादप है। नेक्स्ट देखिए, जूट से बनाए जाते हैं। इनके आंसर भी है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे बाद में तो ले सकते हैं। जूट से बनाए जाते हैं। आपका जो जूट है, जूट से क्या क्या बन सकता है? तो चटाई है, बैग है, पायदान, ये सब जूट से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी इसका आंसर होगा। मुड्डे बनाए जाते हैं। मुड्डे देखा है आपने कभी? मुड्डे वो होता है जो इस कुर्सी नुमा नहीं होती, जैसे गाँव में छोटी सी कुर्सी होती है, ये बैठने का मुड्डा टाइप होता है, जानते भी होंगे आप। वो जो बैठने की वगैरह फर्नीचर होते हैं तो वो मूंज से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? मूंज से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, रुई से बिलोने, ये सब क्वेश्चन आपको एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसलिए है ताकि आपकी समझ विकसित हो सके और आपके जो ऑप्शंस हैं उनसे हम और भी क्वेश्चन निकाल सकें। जैसे रुई को बिलोने, बिलोने मीन्स बीज। हाँ, रुई को बिलोने या बीज से हटाने की प्रक्रिया कहते हैं। जब आपकी जो रुई है वो कैसे मिलती है? जब आपका जो बिलौना, जो आपका फल, जो नींबू फल आता है नींबू नुमा, नींबू की शेप में, तो वो क्या, जब अवस्था एक ऐसी आती है कि उसका मुंह खुल जाता है, तो हमें क्या होता है, कपास है वो बाहर निकलना लग जाता है। कपास में जो रुई है वो बाहर निकलने लग जाती है, और जब उस रुई को उस बीज से अलग करने की प्रक्रिया को हम ओटना कहते हैं। एक बार क्या कहते हैं? ओटना। ठीक है, कताई हम जान ही चुके हैं, तंतु से तागा, और बुनाई तागे से वस्त्र, और अभिमार्जन, अभिमार्जन तो एक तरीके के साफ़ करने, जैसे अपन नहीं कहते, जैसे आयस वगैरह निकालते तो उसका अभिमार्जन किया जाता है।
नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है। प्राकृतिक तंतु पिछले जो क्वेश्चन में आया था उसमें तो था प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है, ये जो क्वेश्चन है इसमें है प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है। बाकी सब क्या है, संश्लिष्ट है। रेयॉन संश्लिष्ट है, नायलॉन संश्लिष्ट है, डेक्रोन संश्लिष्ट है। तो आंसर क्या होगा, रुई। क्या होगा, रुई। तो आपसे ये ऑप्शन भी आपको याद रखने होंगे कि जो कृत्रिम तंतु है कौन कौन से, एक तो रेयॉन है, नायलॉन है, डेक्रोन है, इस तरह से। ठीक है, जाता तंतु का उदाहरण है, तो वो जो क्वेश्चन है उनके जस्ट उल्टे हैं। जाता तंतु का उदाहरण है कौन है, ऊन। क्या है, ऊन। क्योंकि पादप है वो तो क्या है, पादप क्या है, पादप आपका पादप है, पादप है। ठीक है, और नायलॉन है ये आपका कृत्रिम है, क्या है, कृत्रिम। और पटसन है ये भी क्या है, पादप। ठीक है फ्रेंड, जब आप चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, हमारी वीडियो को रेगुलर नहीं देखोगे तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते। तो आपको ज़रूरी है कि आप सब कुछ जो भी समझाया जा रहा है उस पर ध्यान दें। ठीक है, आगे चलिए। रेशम का रेशा किससे प्राप्त होता है, आ गया ना क्वेश्चन। तो कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है आपकी इन सब चीज़ों का। रेशम का रेशा किससे प्राप्त होता है, क्या भेड़ से प्राप्त होता है, क्या रेशम बकरी से प्राप्त होता है क्या, या ऊन से प्राप्त होता है, या रेशम के कीट से प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर होगा रेशम के कीट से। जो रेशम का जो रेशा है वो हमें रेशम के कीट मतलब जातक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, रेगिस्तान की पूर्ति वाले क्वेश्चन इसलिए है ताकि आपकी एक समझ हो और आप आंसर खुद ही दे देंगे। देखिए, वे रेशे जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, बताइए वे रेशे जो जंतु और पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा, प्राकृतिक। क्या आएगा, प्राकृतिक। और वे रेशे जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं या मानव ने जिन रेशों का विकास किया है उन्हें हम कृत्रिम कहते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए तैयार। रुई कपास पादप के, बताओ क्या आएगा आंसर, फल। क्या आएगा, फल। फल से प्राप्त होती है, तो रुई कपास पादप के फल से प्राप्त होती है। उसी प्रकार जो आपका पटसन है या जूट है वो पादप के तने से प्राप्त होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि जहाँ एक क्वेश्चन है और मैं साथ के साथ उससे रिलेटेड और भी चीज़ों को क्लियर करती जा रही हूँ। अब मूंज है, ये मज नहीं है, मूंज है, इसको मूंज कर लीजिए। मूंज के का उपयोग झोपड़े, परंपरागत फर्नीचर और सिरकी बनाने में किया जाता है। तो मूंज की क्या होती है, मूंज का जो तंतु होता है उसका उपयोग झोपड़े, परंपरागत फर्नीचर और सिरकी बनाने में किया जाता है। ठीक है, मूंज के तंतु। पादप से प्राप्त तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया। अब क्या हो रहा है, तंतु से धागा, तंतु से धागा या तागा, क्या, तंतु से धागा या तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई। और धागों के 2 सेट, धागों के 2 सेट ले लीजिए। अब इससे क्या बन रहा है, वस्त्र ही तो बन रहा है। धागे को 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बुनाई। तो देखो फ्रेंड्स, एक बार आप इनको आंसर को फिर से रिपीट कर लीजिए। वे पौधे जो जब पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, रुई कपास पादप के फल से प्राप्त होती है। थर्ड क्वेश्चन, मूंज के तंतु का उपयोग झोपड़े, परंपरागत फर्नीचर और सिरकी बनाने में किया जाता है। इसी से आपके जो झोपड़े वगैरह बनते हैं ना पुराने, जैसे गाँव में जाके देखोगे तो मूंज बहुत उपयोगी है। पादपों से प्राप्त तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। धागे के 2 सेट को आपस में व्यवस्थित करेंगे तो उसको निर्माण की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आगे देखिए, हाँ फिर से रेगिस्तान की पूर्ति वाले क्वेश्चन आपके सामने हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेशों से धागा बनाने की, रेशों से धागा, इसको बोलेंगे कताई। क्या बोलेंगे, कताई। अभी धागे पे ही चल रहा है, जब वस्त्र पे चले तो बुनाई आएगी, यदि धागे पे अटके पड़े हैं तो कताई आएगी। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि आरबीएससी की बुक में दिया हुआ है। तो मेरा प्रयास है कि जहाँ तक हो सके मैं दोनों बुकों का सम्मिलित कराऊँ ताकि आप भटके नहीं इधर उधर, आप एक ही जगह ध्यान दें। और हमारी कोशिश भी रहेगी कि जो टॉपिक मैं एनसीईआरटी का पढ़ा रही हूँ तो वो टॉपिक जो आरबीएससी में जितना दिया है उतना मैं कवर करवाऊँ। ठीक है, रेशम के कीट के पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। अब के चारों ओर रेशम का धागा लिपट जाने से गोल रचना क्रमिकोम या कोकून बनाती है। तो ये आएगा इल्ली। क्या बोलेंगे इसको, इल्ली। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, जो हमारा रेशम है वो कैसे प्राप्त होता है, मैं छोटा सा एक प्रोसेस है मैं समझा देती हूँ।
एक कीट होता है, वो शहतूत के पेड़ पर उसका पालन पोषण किया जाता है शहतूत के पत्तों पर। वो क्या करता है, धीरे धीरे शहतूत के पत्तों को खाना स्टार्ट करता है। और वो क्या होता है, जब उसमें इली इली मतलब होता है कि उस पर एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि उसको चारों तरफ से ढक लेती है, और जो इली है ना उस पर चारों तरफ धागे से लिपटने स्टार्ट होते हैं। उस अवस्था को प्यूपा बोलते हैं, प्यूपा। और अंदर ही वो कीट मर भी जाता है। जो प्यूपा अवस्था आती है ना, तब वो जो कीड़ा है ना वो पूरी तरह से रेशम से लिपट जाता है। समझ में आया? तो वो जो लिपट जाने से जो गोल रचना बनती है ना, उसको कोकून बोलते हैं। क्या? कोकून। और जो कीड़ा है, कीट है, उसका जो उससे जो प्राप्त जो सेकंड कीड़ा है, या जो प्राप्त होता है ना कीड़े से, मतलब कि वो गर्भावस्था में आ जाता है वो, तो उससे हमें दूसरा कीड़ा प्राप्त होता है, तो वो इली बोलते हैं। लार्वा, लार्वा जो लार्वा होता है वो इली लार्वा एक ही होता है। तो उसके चारों ओर जो धागा लिपट जाता है तो हमें कोकून मिलता है उससे। आगे देखिए, नायलॉन और रेयॉन डेक्रोन क्या है? क्या है नायलॉन, रेयॉन, डेकोन? नायलॉन, रेयॉन, डेकोन ये कृत्रिम तंतुओं के उदाहरण है, या कृत्रिम वस्त्र के उदाहरण है, तंतु ही बोल सकते हैं। आगे देखिए, अच्छा ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए, रेशम कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, रेशम कितने प्रकार के होते हैं आप भी जान चुके हैं अब तो। प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक या संश्लेषित। अब आप धीरे धीरे एक बार रिलैक्स मोड में फिर से रिपीट करेंगे सब कुछ। रेशम, हाँ, रेशम नहीं, रेशे। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो आप देखिए, रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। रेशा प्राप्त करने के लिए ध्यान रखिए, रेशम और रेशे को मिक्स मत कर दीजिए। रेशम अलग चीज होती है जो शहतूत के पेड़ पर एक कीट से प्राप्त होता है, और रेशा हमारे तंतुओं को ही बोलते हैं। रेशा प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को किस अवस्था में काट लिया जाता है? तो रेशा प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही काट लिया जाता है। वनस्पति शास्त्र में पूंज को क्या कहते हैं? पूंज नहीं है, मूंज है। वनस्पति शास्त्र में पूंज को सैकेरम मंजा कहते हैं, सैकेरम मंजा कहते हैं। इसको ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का। वनस्पति शास्त्र में पूंज को सैकेरम मंजा कहते हैं। किस पौधे से इको फ्रेंडली खिलौने बनाए जाते हैं? मूंज के पौधों के सरकंडों से। समझ में आया? सरकंडे मतलब होता है जैसे मूंज के पौधों को जो जलाते हैं ना, तो उससे उनके जो राख वगैरह होते हैं ना, उनसे इको फ्रेंडली खिलौने बनते हैं। जैसे कई बार कई खिलौने हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं जो मूंज के पौधे से बनाए जाते हैं। तो आप इन सबको ध्यान दीजिए। रेशे दो प्रकार के, प्राकृतिक और संश्लेषित। और जो आपकी जो पटसन है उसको पुष्पन अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। मूंज को वनस्पति विज्ञान में सैकेरम कहते हैं, और इको फ्रेंडली खिलौने हमें मूंज के सरकंडों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कताई से प्रयुक्त दो सरल युक्तियाँ। कताई किन किन युक्तियों से होती है? तो हस्त तक हुआ, इस टाइप की लंबी शेप में होती है, और एक चरखा जो महात्मा गांधी ने यूज़ में लिया था। और सूती कपड़े को रंगते समय, ये आपके आरबीएससी में है ये रंगना वंगना, तो एक बार फिर से आप पढ़ लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि सूती कपड़े को रंगते समय रंग के घोल में नमक क्यों डालते हैं? जब आप सूती वस्त्र, क्या होता है कि हम वस्त्र तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन हमें रंगना भी पड़ता है, क्योंकि कलर तो ज़रूरी है। क्या आप एक ही कलर के कपड़े तो नहीं थोड़ी ना पहनोगे? जब वो घोल बनाते हैं ना, तो उसमें नमक इसलिए डालते हैं कि उसके रंग को पक्का करने के लिए। ठीक है। बंदेज बंदेज प्रक्रिया, आपके जो बंदेज प्रक्रिया वो होती है जैसे कि आपका एक वाइट कपड़ा होता है, उसमें आप जगह जगह कुछ भी जैसे चावल लगा दिए और उसकी गांठें लगा देते हो, धागे से गांठ गांठ भर देते हो पूरे में। और जब आप उसको किसी रंगीन उसमें डुबोते हो, और बाद में डुबोने के बाद जब उसको सुखाते हो और जब गांठ को खोलते हैं ना, तो उस जगह पे वो सफ़ेद जगह रह जाती है और बाकी जगह वो रंगीन हो जाता है, वो बंदेज कहलाता है। ठीक है। तो बंदेज प्रक्रिया का क्या महत्व है? तो बंदेज प्रक्रिया द्वारा कपड़े पर आकर्षक डिज़ाइन बनाए जाते हैं। और हमारे राजस्थान में बंदेज तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो राजस्थान के वासियों के लिए तो बहुत अच्छा है ये, कि बंदेज की प्रक्रिया को आप जानें, सीखें, खुद से करने का प्रयास भी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, राजस्थान में छपाई कला। अब देखो छपाई, अब आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, छपाई, बंदेज, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इन्हें जानें। बंदेज तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। छपाई, छपाई का मतलब था छापना, और ये मशीनों के माध्यम से होता है। जैसे कि आपके जो प्रिंटेड जो वस्त्र आते हैं जिन पर तरह तरह के फूल वगैरह बेलें बनी होती है, डिज़ाइन होते हैं, छापना छपाई तो आप जानते ही हो, वो आपके सांगनेर जयपुर में देखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके राजस्थान में छपाई सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है? तो राजस्थान में जयपुर में सांगनेर में। ठीक है।
जंतुओं के शरीर पर जो बाल है या ऊन के पाए जाने का क्या लाभ है? भाई हमने तो उनके जो स्किन पर जो बाल आ रहे हैं हमने तो अपनी सेफ्टी कर ली, सर्दियों में हम ऊन के कपड़े पहनते हैं जिससे हमें सर्दी ना लगे, लेकिन उनका क्या लाभ है? उनका भी यही लाभ है कि उनके बालों से उनके शरीर गर्म रहता है, उन्हें सर्दी नहीं लगती और बहुत चीज़ें होती है, रख रखाव भी रखते हैं। जैसे जो आपके जैसे बर्फ़ में जो भालू पाए जाते हैं उनके कलर वाइट होते हैं, तो वो बचने का भी कार्य करते हैं दूसरे जंतुओं से, अपने आप को सेफ रखने का। तो अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं, अपने आप के शरीर को गर्म रख सकते हैं, शरीर का तापमान बनाए रखते हैं। कई उपयोग है, तो आगे की कई चैप्टरों में इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। रेशम कीट को किस पौधे पर पाला जाता है? तो और ये कीट क्या खाता है? तो रेशम के कीट को शहतूत के पौधे पर पाया जाता है और ये शहतूत की पत्तियां खाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। और रेशम कीट की जो इल्ली जो लार्वा है उसके ऊपर जो धागा जो रेशम लिपट जाता है तो उससे हमें कोकून प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, तो देखो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। तो हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लाएं ताकि कोई कमी ना रहे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, 4th चैप्टर, जिसके लिए धन्यवाद।